और भाई तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर 3 पे आ गए हम, है ना। तो भाई हमने हीट शुरू किया था पिछले लेक्चर में, है ना। हमने देखा था कि भाई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हॉट बॉडी से हॉट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाता है। और भाई हमने इसके दो टाइप देखे थे, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट भाई हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज या फिर स्टेट ऑफ सिस्टम, कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है लेकिन फेज और स्टेट चेंज हो जाती है। और सेंसिबल हीट की मतलब भाई टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। जैसे भाई -20 से 0 हो गया, ये आइस ही है तो भाई ये सेंसिबल है, लेकिन भाई अब आइस से वाटर हो गया, टेम्परेचर सेम है तो ये लेटेंट है ना। ये हमने देखी थी। तो भाई अब हमने देखा कि जो सेंसिबल हीट है वो क्या है भाई, चेंज टेम्परेचर पे है। तो भाई सेंसिबल हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर हो गया, है ना। अब भाई अब ये प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे हम, तो QS इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, ठीक है भाई। अब भाई हमें पता है कि Q तो हीट है, तो फिर इसकी यूनिट हो जाएगी J। टेम्परेचर हमारा केल्विन या फिर सेल्सियस में, है ना। तो C की यूनिट क्या होनी चाहिए, C की यूनिट चाहिए J बाई केल्विन, क्योंकि भाई केल्विन से केल्विन घटेगा तभी तो ये इसकी यूनिट आएगी। यूनिट डायमेंशन से अगर हम फॉर्मूले की वो देखें तो J बाई केल्विन हो जाएगा, वेयर C हमारी हीट कैपेसिटी होती है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे भाई चेंज इन टेम्परेचर तुम सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में लो, वो सेम ही होता है ना, वो सेम ही होता है। क्योंकि भाई सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 273 ऐड करके, है ना। अब भाई कुछ मान लो x सेल्सियस है, y सेल्सियस है। अब x + 273 y + 273 दोनों को माइनस करेंगे तो 273 तो कट ही जाएगा। तो इसलिए भाई सेम ही होता है सेल्सियस और केल्विन में चेंज। टेम्परेचर डिफरेंट होता है लेकिन क्या नाम है, चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही रहता है ना। QL क्या होता है भाई, डिफाइंड एट फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। QL को हम लिख देते हैं ml, ठीक है। मास या ग्राम में लेंगे तो इसकी L की यूनिट हो जाएगी J बाई जी। और भाई अगर kg में लेंगे तो J बाई kg, वही भाई kg से kg कट जाएगा, फिर वापस बस हीट की यूनिट बचनी चाहिए J, है ना, वही यूनिट है ना मेंशन। तो भाई लेटेंट हीट रिक्वायर्ड पर kg या फिर पर ग्राम, ये क्या होता है, ये जो L प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये L होता है भाई, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड पर kg और ग्राम, ठीक है, पर kg और ग्राम। तो भाई सेंसिबल हीट हमने बोला कि भाई QS जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, है ना। तो भाई हम अब दूसरा फॉर्मूला इसका हो सकता है QS इज इक्वल टू MC डेल्टा T। यहाँ पे भाई ये C थोड़ा डिफरेंट वाला है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे क्या है, पहले तो भाई C डेल्टा T था सिर्फ, तो भाई सीधा हम J बाई K या फिर सेल्सियस लिख देते थे क्योंकि सेल्सियस से वो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास भी आ गया है, तो भाई अब हमें क्या है, डिवाइडेड बाय मास भी करना पड़ेगा, मतलब मास की भी यूनिट डिवाइड होनी चाहिए, G या फिर kg, तभी कटेगा ना वो, तभी J आएगा। तो भाई इसकी यूनिट हो जाती है J बाई kg या फिर J बाई केल्विन kg, ठीक है। केल्विन ग्राम या फिर केल्विन kg वो इसके हिसाब से होएगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूनिट को देख के करेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये होता है भाई QS इज इक्वल टू NCM, ये मोलर हीट कैपेसिटी है डेल्टा T, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी तो भाई यहाँ पे मोल्स है और भाई यहाँ पे केल्विन है, तो भाई J बाई केल्विन मोल, ठीक है। मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से तो भाई J से J बचेगा सिर्फ, ये ऐसे यूनिट एंड डायमेंशन से समझो, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी है ये भाई। अब ये जो हम अब भाई तीन फॉर्मूले हो गए हमारे, है ना, सेंसिबल हीट के। तो भाई ये कैसे देखते हैं, ये हम उससे देखते हैं यूनिट क्या नाम है, जो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूनिट देखेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। भाई QL का क्या फॉर्मूला देखा था, एक तो हमने ml देखा था, है ना, मास इंटू लेटेंट हीट। दूसरा है भाई मोल्स इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस, होता पर ग्राम या फिर पर kg, है ना, वो था पर ग्राम या फिर पर kg, ठीक है। ये है पर मोल, ठीक है, ये है पर मोल, ठीक है। ये इसके 2 फॉर्मूला है और सेंसिबल हीट के 3 फॉर्मूला है, ठीक है भाई। अब भाई सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जा रहे हैं, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से वापस ऐसे या फिर फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो भाई लेटेंट हीट क्या होती है कि भाई फेज़ क्या होती है, लेटेंट हीट होता है कि फेज़ चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। तो भाई अगर फ्यूजन की लेटेंट हीट निकालेंगे तो उससे बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम ऐसे लिख देते हैं L फ्यूजन या फिर LFUS, है ना। तो ये क्या होती है, J बाई ग्राम या फिर J बाई मोल, है ना, वही 2 फॉर्मूले से। और भाई लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग का भाई वही L फ्रीजिंग या फिर L सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। हाँ भाई
अब भाई साइन कन्वेंशन फॉर हीट, साइन कन्वेंशन फॉर हीट, भाई अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम्स या फिर हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो भाई हमने क्या पढ़ा था कि भाई IUPAC का एक फंडा है कि भाई अगर हमें हीट मिल रही है तो फिर पॉजिटिव, अगर हमें नहीं मिल मतलब रिएक्शन को हीट मिल रही है तो पॉजिटिव, अगर रिएक्शन हीट दे रहा है तो नेगेटिव, है ना। तो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे गिवन हो रही है ना, ऑब्जॉर्व कर रहा है वो, तो पॉजिटिव हो जाएगा। हीट रिलीज बाय द सिस्टम या फिर गिवन आउट ऑफ द सिस्टम तो नेगेटिव हो जाएगा। तो भाई अगर भाई टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, अगर सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है तो भाई वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर लो हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब वो हीट दे रहा है, हीट रिलीज़ कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है भाई। अब भाई कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल्स ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ, तो सबसे पहले तो रेज टेम्परेचर है ना, ऑफ 60 ग्राम ऑफ Al एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी, ये तो यहाँ पे तो पूरा लिखा भी है मोलर हीट कैपेसिटी, तो हमें फॉर्मूला का पता ही चल गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी वो देखें, इसकी देखो यूनिट, तो हमें यूनिट से पता चल जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो चेंज इन टेम्परेचर 55 माइनस 35 20, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार तो सेल्सियस में है, हमें के में कन्वर्ट नहीं करना क्या, मैंने बोला था ना केल्विन या फिर सेल्सियस दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम ही रहता है। देखो 35 + 273 55 + 273 माइनस करोगे तो 273 तो कट ही गया, ये हो जाएगा 35 माइनस 35 55 माइनस 35 सॉरी 20। हमें CM दे रखा है ना, हमें मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है 24 जूल्स अपॉन मोलर, है ना, मोलर केल्विन, है ना। और वही भाई कि टेम्परेचर इन सेल्सियस या फिर टेम्परेचर इन के इक्वल नहीं होता है, लेकिन भाई चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन इक्वल होता है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे n नंबर ऑफ मोल्स इंटू CM इंटू डेल्टा T, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे भाई गिवन अपॉन मोलर मास इंटू ये हमें 24 दे रखा है, 20 मल्टीप्लाई कट करके ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है भाई। अब भाई हीट रिक्वायर्ड इफ आइस टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बस साइन बताना है, साइन ऑफ क्यू क्या होगा। भाई देखो हमने क्या पढ़ा है, -20 डिग्री सेल्सियस से -10 हो रही है, तो भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भाई बताओ, टेम्परेचर रेज हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें पता है ना -20 छोटा होता है -10 से, ये तो पता है ना। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव, देखा था ना यानी हमने, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है भाई। अब लेटेंट हीट क्या है भाई, लेटेंट हीट हमने L फ्यूजन या फिर L वेपराइजेशन में लिखी है, ठीक है। इसे L फुस या फिर इसे भाई डेल्टा H फ्यूजन, ठीक है। ये एंथैल्पी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे इक्वल आता है, ये L वेपराइजेशन और डेल्टा H वेपराइजेशन ये इक्वल आ जाता है, ये सर ने बोला था आगे प्रूफ करेंगे वो, ठीक है। तो L फ्यूजन क्या हो गया, हीट रिक्वायर्ड व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, है ना, और हीट रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, सॉरी लिक्विड चेंजेस टू गैस, है ना भाई। तो भाई सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है फ्यूजन बोलते हैं उसे, लिक्विड से गैस जा रहा है वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। हमने देखा इसका पॉजिटिव होएगा, है ना। ये हीट हम सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हीट देते हैं ना, तो इसका पॉजिटिव होएगा। हम लिक्विड से गैस जाने के लिए भी हीट देते हैं, इसका भी पॉजिटिव होएगा। अब यहाँ से हीट ये खुद लूज़ करता है, गैस से लिक्विड जाने के लिए तो नेगेटिव, और भाई लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए फ्रीज करते हैं हम, है ना, उसका टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है तो हीट दे रहा है वो, है ना, तो भाई माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये कब होता है, ये हमें दिखता है मेल्टिंग पॉइंट पे या फ्रीजिंग पॉइंट पे, है ना, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। और भाई ये होता है जब लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड रहा तो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है ये, है ना। हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। और भाई अगर हम साइन को हटाएं, अगर हम साइन ना देखें, अगर हम सिर्फ वो देखें मैग्नीट्यूड देखें, तो भाई L फ्यूजन और L क्रिस्टलाइजेशन तो सेम हो जाएगा। भाई जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में लग रही है उतनी एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में लगेगी, बस उल्टे ही तो प्रोसेस है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा बस, है ना। ये भी सेम हो जाएगा, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन भी, ठीक है भाई। हीट कैपेसिटी होती है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, हमने पीछे भी देखा था। इसकी यूनिट हमने वही J केल्विन या फिर J जूल बाय डिग्री सेल्सियस, है ना। अब मान लो अगर इसे देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ हमें दे रखी है 30 जूल केल्विन, है ना, तो हमें पता चल रहा है भाई कि 30 जूल्स लग रही है 1 केल्विन को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन इंक्रीज़ करने में 30 जूल एनर्जी लग रही है ना। इसका फॉर्मूला हमने देखा था Q = C ∆T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है भाई
हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम या फिर 1, देखो इसमें स्पेसिफिक हो गया है। यहाँ पे था हीट कैपेसिटी, तो भाई कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसका 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन। यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम या फिर 1 किलो, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि 1 ग्राम या 1 किलो सिस्टम होएगा, उसका जितना हमें 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन निकालने में हीट रिक्वायर्ड होगी, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। भाई इसकी यूनिट होती है जूल अपॉन केल्विन ग्राम या फिर जूल अपॉन केल्विन किलोग्राम, है ना। अगर हम ऐसे दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 30 जूल केल्विन, तो भाई मतलब भाई 1 किलोग्राम में 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 30 जूल लग रहे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला हमने देखा था मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो भाई हमारा आ जाएगा सी इज इक्वल टू एम, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो भाई अब अगर हम एम को यहाँ लीजिएगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपन मास, है ना। तो हमने पढ़ा था अगर हम इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ई डिवाइड में मास, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी जो सी एम है ना, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, इसकी हो जाएगी जूल अपॉन केल्विन मोल, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अगर हमें एक्स दे रखी है 30 जूल, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 मोल को 1 केल्विन से राइज करने के लिए 30 जूल एनर्जी लग रही है ना भाई। हमारा इसका हीट का फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना भाई। अब भाई अगर हम इसमें इसके हमें पता चल रहा है कि इक्वल टू सी डेल्टा टी या फिर एम सी डेल्टा टी या फिर एन सी एम डेल्टा टी, है ना। अगर भाई n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाते हैं, तो भाई मास हमारा मोलर मास के इक्वल हो जाएगा, है ना। मास हमारा मोलर मास के इक्वल हो जाएगा ना अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाता है ना। तो भाई m इंटू सी इज इक्वल टू हमारा सी एम आ जाएगा, क्योंकि भाई ये तो 1 हो गया है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया है। तो m इंटू एम, ये बड़ा m क्यों हो गया है, छोटे m से बड़ा m क्यों हो गया है, क्योंकि भाई मास हमारा मोलर मास के इक्वल हो गया ना, मोलर मास, ठीक है। तो भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। हमें डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, हमें हीट कैपेसिटी दे रखी है लिक्विड की H2O जब लिक्विड में, और हीट कैपेसिटी दे रखी है सॉलिड की, है ना, जब H2O सॉलिड में, ठीक है। अब हमें क्या है, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस से हमें जा रहा है आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ब्लैक तो जा नहीं सकता, ऐसे मुड़ के जाएंगे, पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर भाई आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर हम जाएंगे तो भाई वाटर डिग्री 0 डिग्री, मतलब हमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेस चेंज होना है, तो हमारा सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ पे हमें क्या, इसका देखो इसमें मोल दे रखा है, तो हमारा वो CM वाला फॉर्मूला आएगा, है ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स इंटू CM इंटू डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है, 1 मोल, CM हमें वाटर का निकालना है, CM में वाटर का इतना दे रखा है 75.3 इंटू टेम्परेचर का जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस, तो -753 जूल आ गया है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे हमें वो लेटेंट हीट निकालनी है ना, लेटेंट हीट है यहाँ पे, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन वो चेंज हो रहा है, तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एल हमें भाई फ्यूजन का दे रखा है। देखो हमने पढ़ा था डेल्टा एच फ्यूजन और एल सेम ही होता है ना, एल फ्यूजन, है ना। तो एक तरह से भाई हमें फ्यूजन का दे रखा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो भाई सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। हमने पढ़ा था फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन सेम होता है, बस साइन उल्टा हो जाता है ना, तो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू -6.503, तो हमारा हो जाएगा, ये किलो जूल है ना, तो फिर किलो जूल में दे रखा है ये देखो, ठीक है। तो हमें हमेशा जूल में कर लेते हैं क्योंकि हम बाकी सारा हमारा जूल में आ रहा है ना, तो -6030 जूल, ठीक है। अब भाई आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस, तो भाई अब यहाँ पे क्या होगा, सेंसिबल हीट होएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो N इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। हमें सी इसका दे रखा है 36.8, N हमें 1 बता रखा है, और चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा -10 -0, है ना, तो -368 जूल। अब भाई टोटल निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दो, तो -753 -6030 -368 हमारा आ जाएगा -7151 जूल, या फिर हम लिख सकते हैं -7.151 किलो जूल, है ना। ये हमारा आंसर आ गया है। अब भाई इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज दिस मच, कैलकुलेट हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
फ्रॉम कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन गैस। तो बताए भाई C+O2 हमारा CO2, ये उसका ये मोल कॉन्सेप्ट का वो क्वेश्चन है ये ना। C+O2 हमारा CO2 दे रखा है, तो भाई हमें 12 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है ना। और हमें इसकी दे रखी है डेल्टा H, हमें दे रखा है -393.5 किलो। ठीक है, अगर भाई 44 ग्राम से 393 से, तो फिर एक हो जाएगा 393 डिवाइड बाई 44, तो 35.2 हमारा हो जाएगा 393/44 इंटू 35.2, है ना। या फिर अगर हम ये तो हो गया लंबे वाला मेथड, यूनिटरी मेथड हमें तो, लेकिन हमने भाई मोलर कॉन्सेप्ट में वो वाला कर रखा है ना कि भाई यहाँ पे हम ऐसे कर देते ना, ये 44 ग्राम में भाई अगर 3.52 है, 44 ग्राम में इतना बन रहा है, तो 35.2 ग्राम में हमारा कितना बनेगा। तो कैसे करते थे हमें जो निकालना होता था इज इक्वल टू जितना दे रखा है इंटू जितना दे रखा है अपॉन, मतलब ऐसे कर देता ना, याद है ना तुम्हें, ये मैंने समझाया भी था। ठीक है, तो बस हम डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, अगर ये तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे यूनिटरी मेथड से कर लो। ठीक है, हाँ भाई। अब भाई 0th लॉ ऑफ फिजिक्स ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो भाई ये होता है बेस्ड, भाई इतना ईजी लॉ है ये कि इसको भाई बेचारे को नंबर भी नहीं दिया। ज़ीरोथ लॉ है भाई ये, है ना। समझ पाओगे क्या तुम ये? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर जब सेम होता है ना भाई। इफ़ ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड सी सेपरेटली, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, देन बी एंड सी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यार मैं शांत हो गया भाई, क्या स्टूपिड चीज़ है भाई ये लॉ बताने के लिए थैंक यू भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये, है ना। मेगन टेम्परेचर ए का इज इक्वल टू टेम्परेचर बी का, और टेम्परेचर ए का इज इक्वल टू टेम्परेचर सी का, तो टी बी इज इक्वल टू टी सी होगा भाई। ये क्या है भाई, ये तो सबको ही पता है ना। बस ये लॉ है भाई, ठीक है, बस ये लॉ है, हाँ भाई बस ये लॉ है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखो भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है टेम्परेचर सेम होता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है भाई, ये दोनों सेम नहीं है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है भाई सिस्टम मस्ट हैव थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए, प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होना चाहिए। ये जो है ये अगर तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा है तो मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई एक तरह से बस ये याद रखो, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सेम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब जो एफ नेट फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो होएगा, ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है भाई, अब भाई मान लो प्रेशर और वॉल्यूम का वो बन रहा है ना, और भाई ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है ना। साइक्लिक प्रोसेस मतलब प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम आर सेम। तो भाई अगर स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन हमें साइक्लिक प्रोसेस का निकालना है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, उसे पाथ से फर्क नहीं पड़ता, उसे इनिशियल और फाइनल स्टेट से फर्क पड़ता है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम ही है, तो ये जीरो आ जाएगा, लेकिन पाथ फंक्शन क्या है वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसे पाथ से फर्क पड़ता है ना। बस ये है कि स्टेट फंक्शन जीरो आ जाता है, पाथ फंक्शन जीरो नहीं आता है साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है भाई इंटरनल एनर्जी होती है भाई रिप्रेजेंटेड बाय यू या फिर ई। तो इंटरनल एनर्जी जैसे हमारे अंदर की एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी इज कंप्राइज्ड ऑफ मेनी एनर्जी टर्म्स सच एज ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक्सेट्रा, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी के हिसाब से जितनी एनर्जी टर्म्स हैं वो हमारे इंटरनल उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो यू टोटल हमारी हो गई यू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यूक्लियर प्लस बॉन्डिंग प्लस ब्ला 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 ब्ला। तो टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, भाई देखो कितनी सारी है ना भाई। इसे ये कांट भी मेजर्ड भाई, ये मेजर नहीं कर पाते हम, ठीक है, ये मेजर नहीं कर पाते हैं। एक तो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, स्टेट फंक्शन मतलब इसे इनिशियल और फाइनल स्टेट से फ़र्क पड़ता है, इसे प्रोसेस से पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता है, पाथ से फ़र्क नहीं पड़ता मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर ए से बी में भाई 1 से जा रहे हो, 2 से जा रहे हो, 3 से जा रहे हो, इन सब में जो है हमारी भाई इंटरनल एनर्जी सेम होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम। तो हमारा चेंज इन E1 इज इक्वल टू चेंज इन E2 इज इक्वल टू चेंज इन E3, पता है ना। यू या फिर ई हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब तुम एडिटिव इन नेचर है ना। एग्जैक्ट वैल्यू कांट बी मेजर्ड, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती मेजर, कांट बी मेजर्ड, है ना। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल जीरो हो जाएगा, स्टेट फंक्शन है ना भाई। तो भाई डेल्टा यू क्या होएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो चेंज अकर्स व्हेन, भाई अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैसे निकालेंगे हम, है ना, हमें तो पता ही नहीं है ये। और भाई हमारे इंटरनल एनर्जी में कब चेंज आता है भाई, तुम्हारे इंटरनल में कब चेंज आता है, कब तुम्हारा मन करता है कि हाँ यार तुम्हारे अंदर आग जागती है कि भाई पढ़ना है यार। जब या तो भाई तुम्हें हीट मिल रही हो कहीं से, कहीं तुम्हारे टीचर ने या फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डांटा हो, थप्पड़ लगाया हो, तब तुम्हें लगता है यार पढ़ना पड़ेगा। या वर्क से भाई तुम
मैं भाई तुम्हें पढ़ने में, तुम काम करते हो ठीक है, तो पढ़ना चालू करते हो, तुम्हें पढ़ने में मज़ा आने लग जाता है, होता है कि भाई क्वेश्चन बनते जाते हैं तो मुझे लगता है यार मज़ा आ रहा है यार, और एक और लगाते हैं, चलो एक और लगाते हैं ना। तो चेंज अकर्स व्हेन वर्क एंड हीट इज चेंज स्लैश ट्रांसफर। तो मैं सिमिलरली भाई इंटरनल एनर्जी में भी चेंज तभी अकर होता है जब वर्क और हीट इज चेंज स्लैश ट्रांसफर्ड, है ना। तो मैथमेटिकली हम इससे बोल सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो मतलब हीट प्लस वर्क डन। यूज साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली, अलर्ट रहना भाई, साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली यूज़ करना है। और ये जो है ना डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, यही भाई मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट लॉ है, यही है भाई फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ। अच्छा भाई ये फर्स्ट लॉ, तुमने तो फर्स्ट लॉ ही बता दिया। हाँ भाई ये है फर्स्ट लॉ, ठीक है। मैथमेटिकली ये होता है भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, ठीक है भाई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ रखा है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब नीदर, हम मास में क्या हुआ था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे भाई एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एंड एक यूनिवर्स की एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व होती है। मैथमेटिकली वही भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन, ठीक है भाई। ये है हमारा भाई फर्स्ट लॉ। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो है अभी हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये तो बस सर ने एक स्लाइड दिखाई थी और ये सर ने शायद बोला भी नहीं था लिखने को, मैंने लिख लिया था, ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।